अमृता राय। मैंने एलएलबी एलएलएम किया है। मुझे इस फील्ड में लगभग 10 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जीएसटी हमारे पास 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चे। मैं तब से 2019 से मैं गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारी क्लास जीएसटी की आज से स्टार्ट हो रही है। ओके, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं आपकी ट्यूटर अमृता राय। मैंने एलएलबी एलएलएम किया है। मुझे इस फील्ड में लगभग 10 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जीएसटी हमारे पास 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चे। मैं तब से 2019 से मैं जीएसटी पढ़ा रही हूँ। मैंने एलएलबी एलएलएम बाय क्वालिफिकेशन किया है। वैसे मैं सीए फाइनल तक भी पहुंची थी। फाइनल का मेरा सिर्फ 2 पेपर ही पेंडिंग फाइनल में रह गया था। फिर उसके बाद मेरी फैमिली स्टार्ट हो गई, तो फिर मेरा करियर वहां पे पॉज हो गया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी सीए सीएमए सीए सेंटर को भी पढ़ाती हूँ। उनके एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ। आपकी क्लासेस के लिए मैं आपकी जीएसटी की सिर्फ आपका जो प्रोसीजरल पार्ट है उसकी ट्यूटर हूँ। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो पुनीत सर कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। आपके साथ हमारी सिर्फ 4 क्लासेस होंगी, जिसमें हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर और कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिकल वर्जन होगा पूरा का पूरा, जो आपको जीएसटी साइट से करवाएंगे सर, वो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना, उसका प्रोसीजर्स को फॉलो करना, टैली के साथ अकाउंटिंग, और उसको जीएसटी में एक्सपोर्ट करके फाइल को फाइल करना, R1 जीएसटी R9, ये सब कुछ जो है वो पुनीत सर करवाएंगे। हम अभी करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। जीएसटी लेवी कैसे होता है, क्या होता है, जीएसटी नंबर, प्रोसीजर, अपने शॉप और शोरूम और उसका जीएसटी का कॉल, सब जो हम प्रोसीजर पार्ट है वो आप हमारे साथ करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स ऑफ जीएसटी। हाँ जी बच्चे, तो आप सब लोगों का हमारी क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। हम बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज जीएसटी। तो जीएसटी हम सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे पास में जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशंस है, आई गेस आप पहले से ही अकाउंट्स में टच में होंगे, और नहीं भी होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर जीएसटी का पूरा सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आपको प्रोसीजर पार्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप खुद से जीएसटी की अकाउंटिंग और फाइलिंग कर पाएंगे। ठीक है जी। मैं आपके साथ बेटा पावर पॉइंट शेयर कर रही हूँ। टाइप से नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ कुछ लिखना चाहती हूँ, तो मैं लिखता हूँ। ठीक है जी। तो हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। जीएसटी हमारे पास, हमारा सिलेबस जो है वो क्या कहता है, वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। जीएसटी बेटा, जीएसटी है हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है बेटा? ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे पास इंडिया में 2 टाइप के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो भी इंडिविजुअल अपनी इनकम अर्न करता है और उस पर डायरेक्ट इंसिडेंस होता है टैक्स का। मतलब आपने अगर एक लिमिट से ज्यादा इनकम अर्न करी, जैसे आप 2,50,000 से ज्यादा इनकम अर्न करते हैं ईयरली, तो आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। मतलब आपने पर्सनली जो भी गेन किया है आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास कौन सी चीजें आती हैं? डायरेक्ट टैक्स स्पेसिफिक है हमारे पास में, ब्लैक मनी एक्ट, वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो बेटा आपकी इनकम पे नहीं लगता, वो आपके कंजम्पशन पे लगता है। कंजम्पशन मतलब जो भी आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जो भी आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उन पर आपसे टैक्स वसूल किया जाता है। जैसे कोई कह सकता है कि भाई मैम मैं तो टैक्स नहीं पे करता, ठीक है, मेरी इनकम जो है वो 2,50,000 से कम है। नहीं, हम सभी टैक्स पे करते हैं। ठीक है। चलो, हम बात कर रहे थे बच्चे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हमारा, वो आपके कंजम्पशन पे लगता है। कैसे कंजम्पशन लगता है? आप क्या इनकम अर्न करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैंने ये मार्कअप परचेज किया, अब ये मार्केट में इस मार्कअप की जो कॉस्ट है, सपोज इट इज 30 रुपीज, उसमें से 20 रुपीज जो है वो प्राइस है इसका, और 10 रुपीज उस पर क्या है, टैक्सेस हैं। तो कौन से टैक्स हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं। आपने जैसे ही मार्केट परचेज कर लिया कंजम्पशन के लिए, जिसको आप फर्दर सेल नहीं करेंगे, इसका मतलब आप पर टैक्स लेवी हो गया।
तो बेटा जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक्चुअली में क्या है, थोड़ा लीनियंट है, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर इनकम से ज्यादा अर्न करेंगे तब आपको पे करना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जीएसटी जो है, वो रिग्रेस है। आप कितनी इनकम अर्न करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गुड्स और सर्विस को जैसे ही कंज्यूम करेंगे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप बार्बर के पास जाते हैं, अपना हेयर कट कराते हैं, मसाज लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो वो आपको क्या करता है, सर्विस चार्ज आपसे कलेक्ट करता है, उस पर आपको वो जीएसटी क्या करता है, अपने बिल में चार्ज करता है। आपसे उसने क्या किया, सर्विसेज आपको दी और आप पे और सर्विसेज पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेवी कर दिया। आपने चूंकि इसको कंज्यूम किया है, आपने सर्विसेज को कंज्यूम किया है, तो आपको बच्चे वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, मैंने आपको बोला कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है बच्चे, वो कंजम्पशन पे लगता है, इससे कोई रिलेशन नहीं है आप कितना इनकम अर्न कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुबह से लेके आपने जो ब्रेकफास्ट किया किसी होटल में किया, रेस्टोरेंट सर्विसेज आपसे चार्ज हुई, आपने रेस्टोरेंट का बिल भरा, वहां पर बेटा आपको जीएसटी आपको पे करना पड़ा। ठीक है, वहां पर मे बी उनका जैसा भी थ्रेशोल्ड लिमिट होगा, आपने मे बी 1% जीएसटी पे किया होगा। तो उसके बाद आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, आपने खाया, उस पर आपने जीएसटी पे किया होगा। क्या होता है यहाँ पर, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला टैक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बेटा, सिर्फ आपके कंजम्पशन पर ही ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने परचेज किया है फॉर फर्दर सेल, तो क्या करेंगे आप आगे से चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है, उसका बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन डायरेक्ट इंडिविजुअल पर आता है, डायरेक्ट पर्सन पर आता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन डायरेक्ट इंडिविजुअल पर नहीं आता, बल्कि जो कंज्यूम करता है, जो कंजम्पशन करता है, उस पर आता है। ठीक है, बाकी लोगों को क्रेडिट मिल जाता है, ये तो हम सब लोगों को पता होगा। अब मैं क्या ये जान सकती हूँ कि आप लोगों में से कौन से लोग हैं जो जीएसटी ऑलरेडी जानते हैं और कौन से लोग हैं जो जीएसटी का जिनके पास बिल्कुल भी टच नहीं है? बच्चे आप मुझे बताएंगे तो मुझे क्लास कंटिन्यू करने में इजी रहेगा, जिससे आपके कंफर्ट के हिसाब से मैं आगे बढ़ूं, है ना। तो हमारे पास मैं 5-5 करके सबके नाम लेती जाऊंगी और आप मुझे अपने बारे में बताते जाएंगे। मे बी आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, मे बी कॉमर्स आपके पास नहीं है, आपको अकाउंटिंग की, फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, तो भी आप अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया रहे कि मेरी क्लास में कौन से बच्चे हैं। आशुतोष जी ने मुझे सबसे पहले बता दिया है कि उनको कोई जीएसटी की नॉलेज नहीं है, और सर 185 जो एंड में नंबर है, नो नॉलेज ऑफ जीएसटी, आपने भी मुझे बता दिया, थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं, मेरे सामने आ रहे हैं सतीश, नीमा, बलानी और रेडमी 9। तो हमें 5 लोगों के बारे में जानना है सबसे पहले कि क्या आपको जीएसटी की नॉलेज है। थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए ना तो मैं अपने पास नोट करती जाऊंगी कि मेरे पास जो बच्चे हैं उसमें से किन पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। पैटी ने बताया उनको जीएसटी की थोड़ी सी नॉलेज है, और खुशबू बिन मैम मुझे जीएसटी फाइल करना आता है, एंड लायबिलिटी एंड इनपुट का थोड़ा नॉलेज कम है। ठीक है, लायबिलिटी और खुशबू बता रही है, ओके। आकांक्षा, हेमंत एलएलपी किया है, हेमंत ने एलएलबी किया है, बट आई डोंट नो मच अबाउट जीएसटी। ठीक है, आकांक्षा आए हैं नॉलेज अबाउट जीएसटी। आफ्ताब जी आप भी मुझे बता सकते हैं? या मैम, हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है जीएसटी का, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। Hi ma'am. हेलो, Yes, my name is Sai. I'm from finance background, but I have a little bit knowledge about the GST. ठीक है, Only payments and GST are treaty I will file, but no deeply knowledge about the GST. ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो गर्ल ग्रुप है उसमें मैम आपका नाम आपने बताया मुझे? सही साल पे। Yes. सही, ओके, Yes. Yes. ठीक Thank है, you. ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास उसके बाद में आते हैं मीनाक्षी भी हैं, ठीक है। Hello. हाँ 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 मीनाक्षी, मैं सुन रही हूँ आपको। Yes, yes. I have no idea about GST and I have no background of accounting as well. ओके, चलो, नो आइडिया फॉर जीएसटी, ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम वर्किंग लास्ट 1 ईयर अकाउंटिंग, ओके। वलंदी ने मुझे बता दिया, ओके, वेरी गुड, ओके। मीनाक्षी ने मुझे बता दिया बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी, उनको शुरू Hello, बता ma'am. थोड़ी नॉलेज है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाते हेलो हैं, मैम। ओके, हेलो, मैम, नो जीएसटी नॉलेज। कोई बात नहीं, हम शुरू से शुरू करेंगे, ओके।
Prakash, I have some knowledge about GST. Some knowledge, okay. Nobody specified what is that. Some knowledge of GST. Okay. मैं भूमिका बोल रही हूँ, भूमिका, okay, भूमिका. मुझे भी जीएसटी का नॉलेज नहीं है, तो मैंने ये ज्वाइन किया है। Okay. और आगे. हेलो मैम, दिस इज खुशबू बेन। Okay, खुशबू. मैम मेरा ना फैमिली बिजनेस है, तो मैं मेरा जीएसटी खुद ही फाइल करती हूँ। मुझे नॉलेज तो है थोड़ा बहुत, लेकिन कैसा ये लायबिलिटीज कभी इनपुट, सपोज मेरी किसी पार्टी ने ये नहीं किया R1 फाइल, या मुझे दिसंबर के मंथ का जैन में इनपुट मिला, तो वो लायबिलिटीज में मैं कैसे डालूं, और थोड़ा बहुत कंपोजिट टैक्स पेयर का, ये सब के बारे में मुझे और डिटेल्स में जानना है। मतलब मुझे R1 फाइल करना आता है, 3B भी करना आता है। नॉर्मली तो मैं थोड़ा बहुत रहता है तो मुझे बोला ना कि आपने 10 तारीख को R1 कर दिया, 20 तारीख को बीबी कर दिया, ऐसा? हाँ, वो सब तो मुझे नॉलेज है, थोड़ा बहुत मैं कर भी लेती हूँ खुद से इवन, लेकिन मुझे डिटेल्स में अच्छे से जानना है कि मतलब बेसिकली आपको प्रोसेस समझना है, उसकी वर्किंग कैसे होती है अकाउंटिंग के साथ। अकाउंटिंग के साथ। और फिर अब हमारे पास बचते हैं नीमा, ये क्या है लिटिल बिट रिगार्डिंग जीएसटी में? ओके, यस मैम। लिटिल बिट, व्हाट इज दैट लिटिल बिट? आपको पता है जीएसटी का नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इतना? यस मैम। चलिए, कोई नहीं। और हमारे पास बचते हैं, हाँ जी शोएब, मैं सुन रही हूँ। मैम मुझे जीएसटी भरने के लिए जैसे हम फाइल करते हैं तो उसमें वकील की भी जरूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों पड़ेगी वकील की जरूरत? देखो ना, अभी खुशबू ने बताया कि वो खुद बढ़ती है R1 और 3B। तो वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ती है। जब प्रॉब्लम होती है तब उसकी जरूरत पड़ती है। सीधा सीधा रिटर्न फाइल करने में क्या दिक्कत है? आप खुद से कर सकते हैं। तो मैम हम दूसरों के भी भर सकते हैं, जैसे दुकान है तो उनकी भी लेकर भर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। हम अपनी खुद की भर सकते हैं, जिसमें हम पार्टनर हैं या प्रोप्राइटर हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम दूसरों की नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिशनर का होना जरूरी है। आप प्रैक्टिशनर हैं तो भर सकते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, आप लॉयर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप भर सकते हैं। आप प्रोफेशनल होने चाहिए उसके लिए, है ना। मतलब इसके लिए हमें जैसे जब आपने कभी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम कभी फाइल करी है? नहीं मैम। नहीं भरी, कोई बात नहीं, प्रोसेस में आएंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या होता है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। जैसे आपको मैं कुछ भी बताऊंगी तो मैं अपने बारे में जो कुछ भी बता रही हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूंगी बेटा, है ना। उसके लिए मेरे पास कोई तो ऑथराइजेशन होना चाहिए, करेक्ट। मैं किस पार से दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, तो हम आगे बात करेंगे इस बारे में, कैसे कैसे करेंगे हम थोड़ा सा देखेंगे। नो आइडिया फॉर जीएसटी, दीप मेहता ने बता दिया नो आइडिया ऑफ जीएसटी। चलो, मेरे पास बेटा लगभग है हमारी क्लास में, जो अभी मेरे सामने है, लगभग 23 to 24 स्टूडेंट्स मेरे सामने दिख रहे हैं। 23-24 स्टूडेंट्स में से मेरे पास 10+ स्टूडेंट्स हैं जिनको जीएसटी की कोई नॉलेज नहीं है, और 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं those who have some knowledge of GST, little bit knowledge of GST। फिर उसके साथ में मेरे पास में लगभग 4 से 5 लोगों ने जवाब नहीं दिया है मुझे, ठीक है। तो अब जैसे मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वी विल बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग द जीएसटी ऑफ अदर्स। बच्चे, उसके लिए हमको ना एक छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई करना होता है जीएसटी प्रैक्टिशनर का, या फिर आपके पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे रिटर्न प्रिपेयरर का आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कोर्स जो है वो आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप रिटर्न फाइल करना, जीएसटी के बारे में, जीएसटी लॉ को समझना, जानना, और उसमें आप एक बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस नॉलेज तक जाएंगे, वो हम अश्योर करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें जीएसटी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग में, मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग में, अकाउंटिंग में, फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं आई हैव ओनली थ्योरी नॉलेज। राहुल, ठीक है राहुल, चलो ठीक है बेटा। अब हमारे आज के जो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, तो हेलो। हाँ जी मैटी। मैम एक चीज पूछनी थी कि ये जो क्लासेस है ये कंप्लीट होने के बाद ये क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर एडवांस में भी हम कुछ? नहीं, बेसिक टू एडवांस है। हम लोगों ने अभी जो 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे पता रहे कि हाँ, मेरे पास अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो नो नॉलेज ऑफ जीएसटी है, तो मैं 0 से लेके चलूंगी और एडवांस तक चलूंगी, ठीक है। मतलब आपको सीएमए बेटा, सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल?
Mati, you don't worry. If you have little bit idea of GST, that is okay. If you don't have any idea GST, that is okay. We will make you understand कि what is GST, how GST works, how the liability is created, ठीक है, how much amount you have to pay, how the amount is to be paid, how the credit be available with you, how you can manage the GST thing all over, ठीक है? ओके हाँ राहुल, आपने जवाब नहीं दिया बच्चे। सीएमए मैम क्वालिफाइड है बट नो प्रैक्टिकल नॉलेज। बेटा राहुल, जब सीएमए आपने क्वालिफाई कर लिया, सीएमए फाइनल क्लियर कर लिया आपने, अभी तो एग्जाम को आगे जीएसटी का, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया सीएमए फाइनल का, 21 तारीख को रिजल्ट है, पहले पास कर लिया आपने सीएमए? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो अभी ये इन 4 क्लासेस में आपका रिवीजन हो जाएगा जीएसटी का। 22 में आपने क्वालिफाई किया था जीएसटी में, यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल थोड़ा सा उसमें पोर्शन टच हो जाएगा, और उसके बाद आपके साथ 100% प्रैक्टिकल चलेगा। पुनीत सर इस क्लास को लेंगे, प्रैक्टिकली वो पूरा वर्क आपको समझाएंगे, पूरी वर्किंग जीएसटी की समझाएंगे। ओके ओके चलिए ठीक है। श्रेयांश बोल रहे हैं, IMCS प्रोफेशनल स्टूडेंट, मैं चाह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट कंप्लायंस के साथ जीएसटी इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करूं बाद में। हाँ ऑब्वियसली बेटा, आपको ये सारी चीजें क्लास में तब बेनिफिट करेंगी जब आप डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हेलो पूजा, ओके थैंक यू फॉर द मैसेजेस। हम आते हैं अपने पास वापस स्क्रीन पर कि जीएसटी कैसे काम करता है, ठीक है जी? हाँ बेटा, तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा क्लास का, मैं वो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। हम हर क्लास के साथ में आपको, मैं जो पढ़ाती भी जाऊंगी उसके साथ में, हर क्लास के साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। जो प्रैक्टिकल में पुनीत सर भी पढ़ाएंगे वो भी आपके साथ में प्रैक्टिकल पूरा कॉन्वर्सेशन करते हुए चलेंगे, और आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपको अपने डेटा के साथ में खुद से ही प्रैक्टिकल करते हुए चलना है, ठीक है? तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रही थी। मैंने आपको सिर्फ अभी तक यही बताया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है बेटा, वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, जहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, उसको टैक्स देना पड़ता है। कैसे टैक्स लेवी किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कलेक्ट करती है, चलो वो देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास है एक मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद में हमारे पास होलसेलर, फिर हमारे पास रिटेलर, ठीक है? चलो, आई नीड ऑल अटेंशन ऑन द स्क्रीन। देखो भाई, क्या होता है बेटा, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा होता है तो क्या लगता है उसका? मैन, मनी, मटेरियल, ठीक है? उसने क्या किया, सारी चीजें अपनी इनपुट दी और कुछ भी प्रोड्यूस किया। मान लेते हैं कि उसने क्या किया है, उसने ये मार्कर्स को प्रोड्यूस किया है, इसमें उसकी कॉस्टिंग क्या आई? मान लेते हैं कि उसने एक ये मार्कर जो प्रोड्यूस किए हैं उसमें 1 यूनिट के हिसाब से हम चलेंगे, और उसकी कॉस्ट जो आई है वो आई है 1000 रुपीज, ठीक है? ये क्या है? ये कॉस्ट है। कॉस्ट 1000 रुपीज किसके पास है? मैन्युफैक्चरर के पास है। चलो हम लिख लेते हैं भाई, कॉस्ट आई 1000 रुपीज। अब जीएसटी बेटा जो लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैंने आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटा जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर लगता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें गुड्स चार्ज करके कंज्यूमर से एक चेन के अकॉर्डिंग क्या होता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है। कैसे होता है? मैंने आपको बोला कि बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो रेट्स एप्लीकेबल हैं वो हैं 1%, 2%, 5%, 12%, 18%, 28%, जो अभी चल रहे हैं, ठीक है? वैसे जनरली क्या होता है, ये अभी हमारे पास एप्लीकेबल रेट इन द मार्केट है वो ये है। ये हमारे पास जो रेट्स हैं ये कॉम्पोजिशन स्कीम के रेट है। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो भी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर रजिस्टर्ड होते हैं बेटा, उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम होता है और उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है? हम इस प्रोसेस को आराम से समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि हमारे पास जो रेट्स एप्लीकेबल हैं मार्केट में वो कौन से रेट्स हैं। मैंने बताया आपको 1%, 2%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये हमारे पास में एज पर द गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो एज अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या रिटेलर, आप पर एप्लीकेबल होगा। जो भी आपका जैसे ये जो आपका मार्कर है आपका, इसमें HSN नंबर जिसमें भी ये रजिस्टर्ड होगा, जिस एज पर HSN नंबर आपके ऊपर इस मार्कर पे क्या रेट एप्लीकेबल है। सपोज जो आप मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर आपको 12% रेट एप्लीकेबल है, GST @ 12% ऑन मार्कर, ठीक है?
मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया, 1000 रुपीज की उसकी कॉस्ट आई, उस पर बेटा जीएसटी लेवी किया गया। जीएसटी लेवी किया गया कितना? 12%। तो उसने क्या किया भाई, 120 रुपीज चार्ज कर लिया, ठीक है। और सेल प्राइस आ गया उसका, सेलिंग प्राइस कितना हुआ? हेलो, 1120। हेलो, अब क्या हुआ? 1120 आया, ठीक है। उसमें उसने क्या किया, जो होलसेलर ने परचेज किया जब 1120, इसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हाँ जी। फिर उसने क्या किया, उसमें क्या होलसेलर ने जब उसको परचेज किया तो उसने क्या किया, उसमें कुछ लेबलिंग की, कुछ उसमें पैकिंग में चेंजेस किए, या फिर उसमें कुछ उसने और वैल्यू ऐड की, ठीक है। और इसमें क्या किया उसने, कुछ वैल्यू ऐड की, वो कर दी उसने 30 रुपीज की। ये टोटल कितने का बन गया भाई? टोटल बन गया ये प्रोडक्ट 1150 का, ठीक है। 1150 पर फिर से जीएसटी लेवी किया जाता है, कितना परसेंट भाई? 12%। आपको यू हैव टू यूज दिस कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर है ये, ठीक है। तो 1150 पर अब बेटा आपको 12% टैक्स लगता है, 12%, विच कम्स टू 138, ठीक है। 138 आपने टैक्स पे किया, मतलब होलसेलर ने 138 इसमें टैक्स ऐड किया, और सेलिंग प्राइस क्या बनाई? 138 प्लस 1150 कम्स टू 1288। 1288 पे ये प्रोडक्ट किसने खरीदा? ये रिटेलर ने खरीदा, ठीक है जी। अब रिटेलर ने जब परचेज किया इसको तो कितने प्राइस में किया? 1288। चलो 1288 में इसने परचेज कर लिया। फिर उसके बाद में रिटेलर ने इसमें कुछ वैल्यू एडिशन की, उसने प्रॉफिट तो जोड़ेगा ना भाई वो, ठीक है भाई, प्रॉफिट जोड़ेगा वो। अब प्रॉफिट जब वो जोड़ेगा तो कितना उसने जोड़ा? सपोज करते हैं कि उसने इस प्रोडक्ट को 1500 का अपने पास में बना लिया, और उसने 212 की वैल्यू ऐड कर दी, 212 की वैल्यू ऐड कर दी, कम्स टू 1500 का ये उसने प्रोडक्ट बना लिया, उसके पास कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये हम जो बात कर रहे हैं, ये वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। ये 30 रुपीज वैल्यू एडिशन है, ये 212 जो है मार्जिन है उनका, ठीक है, वैल्यू एडिशन है, मतलब मार्जिन को अपनी तरफ से प्रॉफिट अपना ऐड कर रहे हैं। 1500 जो है हमारे पास, ये रिटेलर की क्या है, वैल्यू आ गई है। इस पर उसने जीएसटी चार्ज किया जब मैं उसके पास में गई, क्या परचेज करने के लिए, ये मार्क का परचेज करने के लिए। तो बेटा 1500 पर 12% के हिसाब से उसने जीएसटी चार्ज किया, विच कम्स आउट टू 180। अब एक बात बताओ, आपको कितना हो गया भाई? 180 प्लस 1500 1680। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने यहां पर जीएसटी ले लिया 120, यहां पर जीएसटी ले लिया, यहां पर जीएसटी ले लिया 120, यहां पर ले लिया 138, यहां पर ले लिया 180, तो 120, 138, 180, इतना सारा जीएसटी, मतलब इतना सारा टैक्स कलेक्ट कर रही है वो। नहीं बेटा, यहां पर क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया 120, यस करेक्ट, ठीक है। जब उसने जीएसटी जो चार्ज किया था 120 होलसेलर से, ये इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। जीएसटी गवर्नमेंट के पास कितना आ गया? 120, ठीक है। अब जब होलसेलर ने परचेज किया है तो 120 ये तो उसने चार्ज कर लिया ना उससे, 120 जो है ये चार्ज कर लिया है मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से। तो होलसेलर के पास क्रेडिट कितना अवेलेबल है? 120 का। 120 जो ऑलरेडी ये जीएसटी पे करके आया है बच्चे, इसका उसके पास क्रेडिट अवेलेबल होगा, ठीक है। अब उसने चार्ज कितना किया है अपनी कॉस्ट में से, अपने मार्कर का प्राइस उसने क्या रखा? 1150, जिसमें कितना जीएसटी वो ऑलरेडी पे कर चुका है 120, जिसका उसके पास क्या है बेटा? क्रेडिट अवेलेबल है। तो 138 जब वो रिटेलर से चार्ज करेगा तो 120 जो है वो क्या करेगा बेटा? एडजस्ट करेगा, और बैलेंस 138 माइनस 120 सिर्फ वही जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करेगा। कितना पे करेगा बेटा? हेलो, 138 माइनस 120 ना, ठीक है। तो 138 माइनस 120 उसने सिर्फ कितना पे किया बेटा? 18। तो अब रिटेलर की बारी आती है, रिटेलर ने कितना जीएसटी चार्ज किया था बेटा? 180, लेकिन वो ऑलरेडी कितना पे कर चुका है? 138। हेलो, 138 को ऑलरेडी किसको पे कर चुका है? होलसेलर को पे कर चुका है,
और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ने मिलके उसको गवर्नमेंट को ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने 120 डिपॉजिट कर दिया है, होलसेलर ने 18 डिपॉजिट कर दिया है। अब रिटेलर को कितना पे करना है? रिटेलर के पास क्रेडिट कितना अवेलेबल है बेटा? 138, जो ऑलरेडी वो पे करके आया है जीएसटी, है ना। तो यहाँ पर वो 180 माइनस करेगा 138 जो उसके पास क्रेडिट अवेलेबल है, तो 180 माइनस 138, ठीक है जी, टोटल आएगा उसके पास में नेट शेल में उसको 42 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो गवर्नमेंट के पास आया कितना एक्चुअल में? ये और ये टोटल कितना आया? 180। अब ऐड कर लीजिए उनको, 120 प्लस 18 प्लस 42। गवर्नमेंट के पास आया 180 ही है बेटा, बस फर्क इतना है कि मैन्युफैक्चरर ने उनको पे किया है 120, होलसेलर ने उनको पे किया है 18, रिटेलर ने उनको पे किया है 42। ये चेन उन्होंने इस तरीके से मेंटेन की है कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर मैंने आकर खरीदा है, मुझे ये पड़ेगा बेटा 1680 का, ठीक है, और डायरेक्टली मेरी पॉकेट से वसूल किए जाएंगे ये 180। ये कोई नहीं पे कर रहा, ये मैं पे कर रही हूँ, लेकिन इसको किस तरीके से उन्होंने, इस तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है, इस चेन को मैनेज किया है कि जिससे क्या हो कि भाई बर्डन आए तो कंज्यूमर पे, कंज्यूमर ही पे करेगा टैक्स, लेकिन उस चैनल का जो चैनल है उस तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिससे कोई भी चेन टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि कोई भी, आपने ये जनरली मार्केट में सुना होगा कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले होते हैं, जो भी न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं या नई नई जिन्होंने शॉप शोरूम वगैरह खोला होता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की होती है, वो स्टार्टिंग में जीएसटी नंबर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनको ये क्रेडिट, जो ऑलरेडी वो कुछ भी सामान परचेज कर रहे हैं, चाहे वो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो ये क्रेडिट जो है वो तभी ले पाएंगे जब उनके पास जीएसटी नंबर अवेलेबल होगा। तो जीएसटी नंबर क्या होता है बेटा? हर एंटिटी का जैसे नाम होता है, जैसे मेरा नाम है वैसे ही मेरे साथ में मेरा पैन नंबर है, तो मुझे बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अपने आप को रजिस्टर करना होगा और अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से कैरी करना होगा जो पैन नंबर से लिंक होता है, जो 15 डिजिट्स का होता है, उसमें ऑलरेडी पैन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं उसमें 15 नंबर्स जो होते हैं उसमें आपका 10 डिजिट्स का ऑलरेडी पैन नंबर इंक्लूडेड होता है, और जो 5 डिजिट्स एक्स्ट्रा होते हैं वो आपके स्टेट को और कुछ और नंबर्स को, जो मैं आपको लेटर स्टेज पे बताऊंगी, वो इंक्लूड होते हैं। और आपके बिजनेस के साथ में आपने हमेशा देखा होगा जो भी शॉप्स शोरूम्स होते हैं, उनके शॉप के बाहर, शोरूम के बाहर, फैक्ट्री के बाहर GSTIN नंबर लिखा होता है, वो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो क्रेडिट लेंगे ना, जो मैंने आपको बताया 120, 18, 42, सिर्फ इतना ही उन्होंने पे किया है। उन्होंने क्रेडिट ले पाए वो 120 का यहाँ पे, 138 का यहाँ पे, वो उसी GSTIN नंबर की वजह से ले पाए, ठीक है। तो आप भी जाके, अगर आप मिडिल मैन हो, मान लीजिए आप होलसेलर हो, रिटेलर हो, तो आप उसी शॉप से जाके परचेज करते हैं जिसका क्रेडिट आपको अवेलेबल हो पाए। और जीएसटी लॉ में एज पर जीएसटी एक्ट ये कंपल्शन है कि आपको अपना जीएसटी नंबर जो है, अपने जो भी आपका पेपर वर्क है उसमें सबसे ऊपर, जैसे आप वेबसाइट का नाम देते हैं, अपना नाम देते हैं, वहां पे जीएसटी नंबर मेंशन करना होता है। अपने स्टोर के बाहर उस नंबर को मेंशन करना होता है। आपके भले ही 4 रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको हर बिजनेस रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर उसको मेंशन करना होता है, और साफ शब्दों में अलग से दिखना चाहिए। वो विजिबिलिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए कि अगर कोई फोटो खींचना चाहता है तो खींच सकता है, ठीक है। तो अभी हमने बात की कि जीएसटी जो है वो एक्चुअल में इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। ये कौन चार्ज करता है बेटा? ये जीएसटी जो होता है, जैसे मैंने आपको ये चीज यहाँ पे स्टार्टिंग में, मुझे एक मिनट रुकेंगे प्लीज, मैं इसकी स्लाइड ही निकाल देती हूँ। आपको पहले इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा, जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के बारे में बताया कि जीएसटी जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है। ये चेन जो है बेटा, ये कितनी बड़ी हो सकती है? यस मैम, गॉट इट। ओके, हाँ जी, मैंने आपको बताया बेटा, सिर्फ अभी तक हमने क्लास में सिर्फ इतना ही सुना है कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की चेन कैसे वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पर जो चेन में मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 लोगों को लिया,
जबकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मोर देन 14-15 पीपल इन्वॉल्व हो। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं कोई चीज, तो हो सकता है वो आपको 40 रुपीज की मिले, और मार्केट में जब आप जाके परचेज करते हैं तो वो 140 रुपीज की हो, है ना। तो वो जो 100 रुपीज और एड ऑन होते हैं ना, तो उसमें वो वैल्यू एडिशन का मतलब प्रॉफिट और जीएसटी, और प्रॉफिट और जीएसटी वो इन्वॉल्व होता जाता है। तो नटशेल में गवर्नमेंट को मिलता उतना ही है जितना वो फर्स्ट स्टेज पे लेते तो भी उतना ही होता, लास्ट स्टेज पे लेते तो भी उतना ही होता। बस चैनल बदल जाता है, चैनल में और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे कलेक्ट करते हैं। बारी क्या होती है, आप इनपुट लीजिए, आगे आगे से चार्ज कर लीजिए। फिर दूसरा भी यही करता है कि भाई जो उसने पहले पे करके आया है उसका इनपुट ले लीजिए, आगे से चार्ज कर लीजिए। तो आपको नटशेल में आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा, लेते आप कंज्यूमर से ही हो, लेकिन क्या होता है कि आपने जो भी वैल्यू एडिशन किया है या फिर आपने जो भी उसमें क्या किया है, प्रॉफिट ऐड किया है, उस पर आपका जीएसटी मार्जिन जो होता है ना बेटा, वो आपको बाइफरकेट करके चलना पड़ता है। जैसे आप अगर ये सोचो कि भाई मैं ना ये मार्कर लेता हूँ मार्केट से 15 रुपए का और आगे 20 रुपए का बेच देता हूँ, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन इसमें आपका जीएसटी पोर्शन जो है वो भी तो इन्वॉल्व होता है। तो 5 रुपए में जो आपने 15 रुपए से परचेज किया और 20 रुपए में बेच दिया, उसमें जो 5 रुपए आपने वैल्यूएशन किए हैं, उसमें दोनों चीजें इंक्लूड है, आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है और आपका जीएसटी भी इन्वॉल्व है। तो आपका जो मार्जिन है ना, वो 5 रुपए नहीं है एक्चुअल में, आपका 5 रुपए से कम है। जो जीएसटी का पोर्शन है वो तो आपसे कलेक्ट कर ही लिया जाएगा, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बेटा जो जीएसटी है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वो एक रिग्रेस टैक्सेशन है, इसमें कोई रियायत नहीं होती है, आपसे ही कलेक्ट करेंगे। तो इसमें कहीं से भी कंसेशन की कोई वो नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेशन इजी है, रिकवरी भी उसकी जो है वो फिर भी प्रॉपर तरीके से होती है, उसमें इतना बर्डन नहीं आता है। लेकिन जो जीएसटी की चोरियां होती हैं या थेफ्ट कह लीजिए, उसमें मिसकैलकुलेशंस होते हैं बेटा, उसकी रिकवरी होती है ना, वो हफ्ते वसूली जैसी होती है। उसमें मतलब इंसान जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, डायरेक्ट टैक्सेशन में इतना नहीं डरता। चलिए, क्योंकि यहाँ पर पेनल्टीज भी ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्सेशन में मैक्सिमम पेनल्टी जो होती है वो 200% की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। Ma'am, if I purchase with local market and sell on GST, then what tax will I have to pay? बेटा, if you are purchasing from local market, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि यू आर परचेजिंग फ्रॉम लोकल मार्केट या फिर आप बाहर से परचेज कर रहे हो। मैं अभी थोड़ा सा और इसको आपको इसका जो डायग्राम है वो बढ़ाऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी बेटा जीएसटी में भी क्या होता है। दो तरीके का जीएसटी होता है, एक होता है स्टेट एसजीएसटी और दूसरा होता है सेंट्रल सीजीएसटी। तो ये कैसे चार्ज किया जाता है अभी हम उस बारे में बात करेंगे अगले 10 मिनट्स में। तो आप समझ पाएंगे कि आप लोकल से खरीद रहे हैं, स्टेट्स विद इन द स्टेट खरीद रहे हैं, आप एमपी में हैं मतलब मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश से ही परचेज कर रहे हैं, और मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं लेकिन आप राजस्थान से परचेज कर रहे हैं, और आप मध्य प्रदेश में होके विद इन इंडिया महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं या इंटरनेशनल सेल कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस कैसे होगी वो अभी हम अगले नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में समझेंगे। ठीक है, पहले मुझे ये पूछना है, जितना मैंने अभी बताया उतना समझ में आया सबको? हेलो मैम। हाँ जी बेटा, पूछिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ क्लोथिंग ब्रांड का, तो अगर मैं किसी को सेल कर रही हूँ तो मेरा ये सेलिंग प्राइस मतलब मैं इंक्लूड करके अपना प्रॉफिट उसको 5% में बेच रही हूँ, और वो अगर सामने मतलब B2 कस्टमर्स को सेल करेगा तो वो 12% चार्ज करेगा वो, या वो भी 5% ही करेगा? क्योंकि क्लोथिंग में 5% तो 1000 के अंडर होता है ना। बेटा रुक जाओ, एक मिनट। देखो, आपने बोला कि आप जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और किसी सामने वाले ने परचेज किया और फिर वो फर्दर सेल करता है। आपके क्लोथ का ना क्या होना चाहिए, नेचर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, रुको। क्या होता है बेटा, हर प्रोडक्ट है, जैसे मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ये अलग टाइप का प्रोडक्ट है, ये अलग टाइप का प्रोडक्ट है, और जो ये है ये अलग टाइप का प्रोडक्ट है, समझते हैं आप? हाँ हाँ मैम। ठीक है, तो हर टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो अलग कैटेगरी में फॉल करता है। जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है उसके लिए एक डेडिकेटेड कोड दिया जाता है। जिस कोड में वो प्रोडक्ट फॉल करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें जीएसटी लॉ में कौन सा परसेंटेज लेवी किया हुआ है। जो भी परसेंटेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेडिकेटेड होगा उतना जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, लायबिलिटी उतने ही परसेंट जीएसटी की आती है। तो आप इसको मिक्स नहीं कर सकते कि अगर ये मार्कर है और ये पेन है, तो हो सकता है कि आपने मार्कर बनाया था, उसने पेन में कन्वर्ट करके सेल किया, तो दोनों का एक्सेशन बदल गया ना, नेचर बदल गया।
हाँ मैम। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। मैंने आपको सिर्फ आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया। लेटर Okay. ऑन मैं आपको बाइफरकेट करके बताऊंगी, क्योंकि जैसे जब मैन्युफैक्चरर कुछ बनाता है, मैंने आपको बोला जब कि मैन्युफैक्चरर से किसने खरीदा, होलसेलर ने खरीदा। होलसेलर या तो उसमें सिर्फ अपना सिर्फ मार्जिन ऐड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो उसका नेचर बदल देता है, पैकेजिंग बदल देता है, ट्रेडमार्क उसमें लगा देता है, कुछ और उसमें खुशबू डाल देता है, उसकी पैकिंग बदल देता है, उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, तो उसका HSN बदल जाएगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा, होल टुगेदर बदल जाएगा। तो उस पर हो सकता है एज पर GST एक्ट दूसरा परसेंटेज लेवी है। लेकिन अगर वो कोई भी चेंजेस नहीं करता है, ठीक है, जैसे ये आपसे मारकर खरीदा और उससे मारकर ही बेचा, तो बेटा सेम ही परसेंटेज लगेगा। हाँ मैम, वो तो आइडिया है मुझे, बस मेरा क्वेश्चन यही था कि सपोज मैं 5% में बेच रही हूँ आपका और क्वेश्चन जो था उसका आंसर यस मैम, समझ अभी में हम थोड़ा सा और इसको elaborate करते हैं। अभी मैंने हाँ। जितना बताया उतना समझा आपको? यस मैम, बेटा समझा। जो और लोग हैं मेरे पास में जिनको GST बिल्कुल नहीं पता, उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि GST क्या होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ जी बेटा, देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला बेटा GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो भाई, अभी हमको इतना समझ में आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है बेटा, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विस। ठीक है, तो जो जिसको आप गुड्स समझ रहे हो वो गुड्स होता है, जिसको आप सर्विस समझ रहे हो वो सर्विस होती है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। हम GST लॉ के अंदर बहुत ज्यादा इलेबोरेशन में नहीं जाते हैं, बिकॉज फिर हमारे पास क्योंकि 4 क्लासेस है, उसमें हम इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि आप डायरेक्टली इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और वर्क कर पाएंगे। बेटा गुड्स क्या होता है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गुड्स होती है। ठीक है, और जो भी जिसमें भी आपको सर्विस एलिमेंट होता है वो सर्विस होती है। जो रेस्टोरेंट्स की सर्विसेज होती है, जैसे रेस्टोरेंट में आप जाके खाना खाते हैं तो वहां पर आपको गुड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्विस भी होती है। बेटा आपके पास खाना लेके आता है, तो बेटा जहां पर भी जिस भी प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों मिक्स होती हैं, वहां पर हम कहेंगे ये सर्विस है। ठीक है, तो मैम इसको इतना एलैबोरेट क्यों कर रहे हो कि गुड्स क्या है सर्विस क्या है, क्योंकि बेटा दोनों का नेचर अलग है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर गुड्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज जो होती हैं उनको हम नेसेसिटीज, फिर क्या होते हैं, फिर नेसेसिटी, उसके बाद में अफोर्डेबल लग्जरी, ऐसे अलग अलग क्या बनते हैं, कैटेगरीज डिसाइड होते हैं। सर्विस में भी ऐसा होता है, तो कुछ बेसिक सर्विसेज होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। जैसे आपको ये जो मेडिकल सर्विसेज होती है उन पर GST नहीं लगता है। गुड्स में भी जो आपके पास राइस होते हैं या जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उन पर गुड्स पर टैक्स GST नहीं लगता है। तो गुड्स एंड सर्विस में इसीलिए हमको क्या करना होता है, इतना एलैबोरेशन करना होता है। अब हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके और समझते हैं। बेटा GST क्या होता है, GST 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके पहले क्या लगता था हमारे ऊपर, उसके पहले हमारे पास एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वैट था, इस टाइप के बहुत सारे टैक्सेस थे जो बहुत ज्यादा सरदर्द करते थे कि भाई एक्साइज कब लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, सर्विस टैक्स कब लगता है, सर्विस प्रोवाइड करने पे लगता है, वैट कब लगता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आपको वैट पे करना होता है। तो अब उन्होंने क्या किया, इन सबको हटा दिया और सीधे ले आया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। बेटा इसको कहते हैं CGST और दूसरे को कहते हैं SGST। इसको इलेबोरेट करें अगर हम, तो ऐसा होता है, ये होता है सेंट्रल के लिए, दूसरा होता है स्टेट के लिए। अगर कोई भी रेट जो है GST रेट अगर हमारे पास एप्लीकेबल है और अगर वो रेट जो है वो ये है कि रेट जो है वो 12% है, तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि CGST हो जाएगा बेटा 6% और SGST हो जाएगा 6%। सेंट्रल के पास 6% चला जाएगा, स्टेट के पास 6% चला जाएगा, टोटल हो जाएगा 12%। ये कब एप्लीकेबल होता है, ये होता है बेटा स्टेट के रिस्पेक्ट में, जब एक स्टेट से सेम स्टेट में, मैंने बोला एक स्टेट से सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से मैंने परचेज किया, उत्तर प्रदेश में ही मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, सेम स्टेट में ही डील हो रहा है। मैंने एक उत्तर प्रदेश में मैं हूं, उत्तर प्रदेश के ही किसी वेंडर से मैंने परचेज किया। ठीक है, तो वहां पर क्या लेवी होगा, CGST एंड SGST। रेट मेरा एप्लीकेबल है 12%, तो मैं अभी आपको एक इनवॉइस दिखाऊंगी
जिसमें देखो मेंशन होगा, आपने भी कोई अगर मान लीजिए आपने कोई हम सभी ने मोबाइल को परचेज किया है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी रेट को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया होगा। 12% आपका रेट एप्लीकेबल है तो 6% उन्होंने सीजीएसटी कर दिया होगा, 6% एसजीएसटी कर दिया होगा। मैंने क्या बोला, आपने कोई आपसे सेल परचेज करने के लिए आता है और वो क्या होता है उसी स्टेट का है जिस स्टेट में आप हो, ठीक है, तो आपको क्या लेवी करना होता है जीएसटी, दो पार्ट में, सीजीएसटी सेम रेट होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। अभी मैं क्रेडिट कैसे अवेलेबल होता है थोड़ी देर में बताऊंगी, मैं भी हमारी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। दूसरा बेटा क्या होता है, ये मैंने बोला सेम स्टेट की बात हो रही है। चल अब मैंने क्या बोला, जिस स्टेट में मैं हूं उसी स्टेट का कोई पर्सन मेरे से परचेज करने आता है तो मैं सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसे बिल बनाती हूँ। हमारी जो इनवॉइस वैल्यू है मान लीजिए है वो 10,000, उसमें मैं क्या करूंगी 600 जो होगी वो सीजीएसटी लेवी करूंगी, 600 एसजीएसटी लेवी करूंगी और क्या करूंगी 10,000 1200 का बिल बना दूंगी, ठीक है, 11,200 का बिल बना दूंगी। ऐसे करके मेरा बिल बन जाएगा। अब मान लीजिए मैंने बोला कि सेम स्टेट में अगर बायर होता है तो सेम स्टेट का बायर है, सेम स्टेट का वो मुझे एड्रेस दे रहा है, जिस स्टेट में मेरी शॉप है उसी स्टेट का वो क्या कर देता है मुझे एड्रेस देता है कि भाई जो बायर है उसका एड्रेस जो है वो जहां पर शॉप है वहीं पर ही उसका स्टेट है, पर जो सेलर है उसका। अब मान लीजिए तो ये उसने बिल ऐसे बना दिया। अब मान लेते हैं कि सेम स्टेट का नहीं आया, दूसरे स्टेट का आया, उसने मुझे अपना एड्रेस लिखवाया, तो मैं क्या करूंगी बच्चे, मैं इस जो अपना ये बिल है, इस इनवॉइस है उसको बदल दूंगी और जो इनवॉइस होगा मैं उसको कुछ इस तरीके से दिखाऊंगी। मैं बोलूंगी टैक्स इनवॉइस बनाऊंगी मैं अपना, जो टैक्स इनवॉइस होगा बेटा उसमें मैं वैल्यू बनाऊंगी, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है 10,000, मैं करूंगी बेटा आईजीएसटी। मैंने क्या बोला आईजीएसटी, ये है इंटर स्टेट के लिए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट के लिए मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और मैंने यहां पर लेवी कर दिया आईजीएसटी 12%, कितना हो गया 1200। इनवॉइस वैल्यू टोटल कितनी आ गई बेटा 11,200। ये बेटा मैंने बोल दिया डिफरेंट स्टेट। और अगर सेम स्टेट होता तो मैं क्या बनाती बेटा, यहां पर वैल्यू लिखती 10,000 और 600 सीजीएसटी 600 एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पर 6% डालती हैं, स्पेसिफिक करते हैं बिल में, ठीक है, इनवॉइस में, और रेट फिर से वही यही बनता। तो इनवॉइस वैल्यू तो हमारी सेम ही रहती, चार्ज हम 12% ही रहे हैं, चार्ज जो हम कर रहे हैं वो 12% ही कर रहे हैं, लेकिन बेटा चार्ज करने का तरीका बदल जाता। अब मैं इसका फर्क क्या है, आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये 12% इन्होंने यहाँ भी 1,200 रुपए टैक्स लगा है, यहाँ भी 1,200 जीएसटी एसजीएसटी 1,200 रुपए टैक्स लगा है। फर्क क्या है, फर्क है बेटा स्टेट का। आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो अगर सेम स्टेट का है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी एसजीएसटी का ही इनपुट मिलेगा आपको, क्योंकि आप जब पोर्टल पे जाएंगे तो आप ऐसे ही पे करेंगे कि सीजीएसटी आपने 600 चार्ज किया है और एसजीएसटी आपने 600 चार्ज किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कस्टमर डिफरेंट स्टेट का है तो आप क्या करेंगे बेटा, अपने इनवॉइस में 1200 आईजीएसटी चार्ज करेंगे, रेट 12% ही है, बाइफर्केशन कुछ भी नहीं है, 1200 आप आईजीएसटी के नाम से पे करेंगे, आपको आईजीएसटी का ही क्रेडिट मिलेगा। मैं भी क्रेडिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है ना, ये आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है। होलसेलर के लिए 120 रुपीज जो है ये उसका क्या है बेटा, क्रेडिट है, जो उसको आगे नहीं पे करना है क्योंकि ये उसका ऑलरेडी पेड है। ये उसका ऑलरेडी कैसे पेड है भाई, जब आपने परचेज किया तो 120 आपने परचेज दिया ना, इसको 120 आपने इसको दिया ना मैन्युफैक्चरर को, और रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने भाई 1 मिनट 120 इसने पे किया तो उसने क्रेडिट ले लिया। ऐसे ही जब इन्होंने चार्ज किया, कितना चार्ज किया इन्होंने 138 इन्होंने पे किया, तो इनके पास क्रेडिट अवेलेबल है भाई, है ना। जब आप क्या करते हो, जब आप पेमेंट करते हो जीएसटी का और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो
मैं फिर बोलती हूँ, आपने जीएसटी की पेमेंट करी है और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपके पास क्रेडिट अवेलेबल होता है। अब वो क्रेडिट कौन सा है वो डिपेंड करता है कि आप आईजीएसटी पे करके आए हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करके आए हो। आप कौन सा जीएसटी पे करके आए हो उसका क्रेडिट आपके पास अवेलेबल होता है। अब ये क्रेडिट जो है वो उसको हम और इलेबोरेट कर कैसे समझेंगे ये मैं आपको बेटा नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, नहीं तो अभी थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना जानो जो मैंने आपको बताया कि बेटा जैसे आपके पास पैन नंबर होता है वैसे ही आपके पास एक जीएसटी नंबर होता है। जैसे बेटा पैन नंबर होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए, वैसे ही आपके पास जीएसटीआईएन नंबर होता है। जीएसटी नंबर जो होता है बेटा वो 15 डिजिट्स का होता है और जो पैन नंबर होता है बेटा वो आपका 10 डिजिट्स का होता है। जो पैन नंबर होता है वो सबसे पहले लेना होता है आपको। जीएसटी नंबर आप तभी ले सकते हो जब आपके पास ऑलरेडी पेन है, ठीक है। तो जीएसटी का जो 15 नंबर का जो डिजिट्स हो गए ना आपके, तो पहले दो जो डिजिट्स होते हैं वो स्टेट कोड होता है, फिर जो 10 डिजिट्स होते हैं जो आपके 3 4 5 और जो ये 10 डिजिट्स होते हैं बेटा ये आपका पैन नंबर होता है। फिर उसके बाद आपके जो 3 डिजिट्स होते हैं उसमें ये जो रैंडम नंबर होता है। इन दोनों के बारे में मैं आपको लेटेस्ट स्टेज में बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे बेटा पैन नंबर होता है वैसे ही आपका जीएसटी नंबर होता है। पैन नंबर के लिए बेटा आपको क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल आपके पास वेबसाइट है, वहां पर आपको उसकी डिटेल देनी पड़ती है। इनकम टैक्स आप incometax.gov ये आपकी डेडिकेटेड वेबसाइट है पैन नंबर की, डायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। जो जीएसटी नंबर है आपका, जीएसटी नंबर के लिए बेटा आपके पास अलग वेबसाइट है, वो है आपकी GSTIN.gov, ठीक है। ये है आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, ठीक है। यहाँ ये होता है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी सॉरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसको क्या कर रहा होता है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है, और इसको कर रहा होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो दोनों अलग अलग अथॉरिटीज हैं। ये है हमारे डायरेक्ट टैक्स का पार्ट, ये है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट। कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, सीबीडीटी सीबीआईसी। कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, थ्रू वेबसाइट। कैसे, और उन्होंने डेडिकेटेड नंबर्स आपको कौन से दे रखे हैं, पैन नंबर, जीएसटी नंबर। सबसे पहले आपको क्या लेना होता है बेटा, पहले डायरेक्ट टैक्स के लिए आपको कोड लेना होगा जिसको हम पैन नंबर कहते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कोड लेंगे, वो होता है हमारा जीएसटी नंबर, ठीक है। अब पैन नंबर बेटा आपकी कितनी भी इनकम हो आप ले सकते हो, ऐसे ही जीएसटी नंबर भी आपकी कितनी भी इनकम हो आप ले सकते हो, ऑप्शनल होता है, ठीक है। लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कब आपको लेना कंपलसरी है, वहां पर चलते हैं। तो बेटा पैन नंबर के लिए क्या होता है, जब आपकी 2,50,000 पर एनम से इनकम ज्यादा हो जाती है तब आपको पैन नंबर लेना कंपलसरी है, ये जनरली है, ठीक है। इसके हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं कि भाई अगर आप साल में जो है अगर 2 लाख से ज्यादा की फॉरेन ट्रिप कर लोगे तब भी आपको पैन नंबर लेना जरूरी होता है, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे हम बात कर रहे हैं जनरल। तो जनरल जैसे पैन नंबर आपको तब लेना होता है जब आपकी इनकम जो है वो 2,50,000 से एनुअली इंक्रीज कर जाती है। ऐसे ही जीएसटी नंबर आपको कब लेना कंपलसरी होता है बेटा, जैसे ही आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ऊपर हो जाता है, ठीक है। आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और आपका टर्न, उसके आगे बात बताएंगे, अभी सिर्फ आप इतना देखो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाएगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा बेटा, 7 to 10 वर्किंग डेज में हो जाता है, ठीक है। तो अब और हमको और क्या जानने की जरूरत है, आज हमने सिर्फ इतना सीखा कि भाई जीएसटी क्या होता है। एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन पर हमारे ऊपर लेवी किया जाता है। ये हमारा जो टैक्स आया है ये हमारे कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम करने के बाद हमारे ऊपर जीएसटी नंबर जो है वो 2017 में एप्लीकेबल हुआ, हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुआ। जीएसटी भी जो होता है उसमें 2 टाइप की सप्लाई होती है, या 2 तरीके से वो लेवी किया जाता है। एक सीजीएसटी एसजीएसटी सेम स्टेट में सप्लाई करने पर, मतलब सेल करने पर, और आईजीएसटी जो है वो हमारे डिफरेंट स्टेट में सेल करने पर हमारे ऊपर जो होता है आईजीएसटी लेवी किया जाता है,
ठीक है, तो हमने सिर्फ अभी इतना सीखा है। उसके साथ में हमने सीखा कि बेटा पैन नंबर जो 10 डिजिट्स का होता है, हम सबको पता है, हमारे पास है, हमने देखा हुआ है। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, कैसे होता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और एलैबोरेटेड तरीके से जानेंगे। अभी आज की क्लास में जिसके पास जो भी मेरे से रिलेटेड डाउट है, आप पूछ सकते हैं, मैं आपके पास 10 मिनट्स के लिए अवेलेबल हूँ। कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मैम, द क्रेडिट व्हिच यू हैव एक्सप्लेन्ड, प्लीज एक्सप्लेन ऑन अ फ्रेश पेज विद एग्जांपल। योर क्लास इज ऑसम, आई रियली एंजॉयड यू, way of teaching and concept. Okay, so much here so much is written, I can't read all of it, but thank you so much। आशुतोष, आपको आपके पास ये बेटा, हाँ मुझे यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा रफ वर्क में लिखा हुआ है, आपको प्रॉपरली रिटन बाय मी Written notes, हाँ। नोट्स मिलेंगे। क्रेडिट वंस इफ पॉसिबल। अब मैं क्रेडिट के बारे में बेटा अभी क्रेडिट बताने का कोई फायदा नहीं है आशुतोष जी, जब जैसे हमारी क्लास होगी मैं आपको एलैबोरेट करके डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैं उसके साथ में आपको कैसे क्रेडिट मिलता है, कैसे डेबिट नोट क्रेडिट नोट वर्क करते हैं, इनवॉइस के साथ में आपको प्रैक्टिकल इनवॉइस के साथ जोड़ते हुए बताऊंगी। ऐसे मैं बोलूंगी आपको समझेगा नहीं, आप समझेंगे भी तो पार्शली समझेंगे, तो अच्छे से समझिए, प्रॉपर वे में समझिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर करके चलेंगे। मैं आधे अधूरी आपको अगर डाउट होगा तो मैं तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसका जवाब दे सकती हूँ, लेकिन बेटा आप पूरा एलैबोरेट करके समझो, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझो कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपके लिए इतना इजी रहेगा कि जीएसटी से इजी कुछ है ही नहीं, पूरा टैक्सेशन सिस्टम जो है जीएसटी का वाकई में बहुत इजी है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।